व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम अभिमन्यु। वेलकम टू स्टडी विद एमआर। कैसे हो सभी के सभी बच्चे? ओके, आई होप आप और आपके परिवार में सभी के सभी लोग सुरक्षित होंगे। ओके, तो चलिए अभी देख लेते हैं। ये हमारा पार्ट 3 होने वाला है चुनाव और प्रतिनिधि के ऊपर। जो चैप्टर चल रहा है ना 11th क्लास का है, ये थर्ड चैप्टर। ओके, टोटली सीबीएसई बेस्ड है। और यूपी बोर्ड वाले, बिहार बोर्ड वाले, झारखंड बोर्ड वाले, ये लोग भी जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, देखते हैं चलो इसका इंडेक्स के ऊपर। देखिए लास्ट टाइम जो है मैंने यहाँ तक पूरा कवर करा दिया था। इसके अंदर मैंने आपको ये वाला पॉइंट भी कवर अप करा दिया था। आज के इस वीडियो के अंदर जो है ये तो कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो मैंने सोचा इसी को क्यों ना इन्हीं में जो है मर्ज कर दिया जाए। तो मैंने जो है इस वाले टॉपिक को इसी में मर्ज कर दिया है। बाकी आज ये और इन चारों को जो है कोशिश करूंगा कि आज की वीडियो के अंदर कंप्लीट करा दूं, सो दैट वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और हाँ, आपके लिए अभी एक बोनस पॉइंट बता रहा हूँ। लास्ट में इस वीडियो के एंड में आपको मैं एक चीज बताने वाला हूँ जो कि बहुत से बच्चों को जो है डाउट रहता है। ठीक है, एक तरफ से काफी बढ़िया रहने वाली है। आप प्लीज वीडियो के एंड तक बरकरार रहिएगा। ओके, चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। चुनाव आयोग से टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा। ये रहा चुनाव आयोग। देखिए चुनाव आयोग में क्या होता है, चुनाव आयोग का क्या काम है, ये सारी चीजें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। फिलहाल ये पहले जानना था कि जो चुनाव आयोग है वो क्या होता है बेसिकली भारत के अंदर क्या है। देखिए भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष, निष्पक्ष का मतलब कि किसी का भी बिना पक्ष लिए चुनाव कराने के लिए भारत के संविधान के अंदर 3 सदस्यीय मतलब कि 3 मेंबर्स वाला, 1 2 और ये 3 मेंबर्स वाला एक निर्वाचन आयोग की जो है स्थापना की गई है, या फिर चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। याद रखिएगा, निर्वाचन का जो सेकंड फॉर्म होता है, सेकंड जो रूप है वो चुनाव ही होता है। याद रखिएगा, कहीं आप लोग सोचे कि निर्वाचन आयोग क्या होता है। प्लीज वीडियो को अगर देख रहे हैं तो ध्यान से देखिए। चुनाव आयोग और निर्वाचन आयोग में कोई अंतर नहीं है, बस दोनों के नाम अलग अलग है, सेम ही है वो। ठीक है, दोनों का सेम नाम है ये। ओके, अब देखिए क्या होता है। मैंने बताया कि चुनाव आयोग को जो है भारतीय संविधान के अंदर रखा गया है, जिसके अंदर चुनाव आयोग के 3 सदस्य होंगे, मुख्य आयुक्त होंगे। ठीक है, चुनाव आयुक्त होंगे, जिसमें से 2 जो चुनाव आयुक्त होंगे वो नॉर्मल वाले होते हैं। बाकी जो एक चुनाव आयुक्त होता है ना, वो प्रमुख चुनाव आयुक्त होता है। मतलब कि चुनाव आयोग का सबसे जो बड़ा हेड होगा ना, निर्वाचन आयोग का सबसे बड़ा वाला हेड होगा, वो मुख्य चुनाव आयुक्त कहलाता है। ठीक है, और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं वो नॉर्मल वाले होते हैं। इनकी भी पावर्स होती हैं, बट इनके पास ज्यादा पावर नहीं होती एज कम्पेयर टू मुख्य चुनाव आयुक्त। ओके, तो चलिए जरा एक एक करके और भी चीजें हम जान लेते हैं। देखिए देश के सबसे जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे, याद रखिएगा, वो थे श्री सुकुमार सेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी का नाम बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा। इससे रिलेटेड 1 नंबर में क्वेश्चन बहुत बार आया भी हुआ है। ठीक है, कि पहले जो प्रमुख चुनाव आयुक्त थे भारत के वो कौन थे, वो थे श्री सुकुमार सेन। ओके, और एक चीज और है, वर्तमान में मतलब कि आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपका 8 सितंबर 2021 को, तो इसमें जो है वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो है श्री सुशील चंद्र। ठीक है, सुशील चंद्र बोल दीजिए, चंद्रा बोल दीजिए, जो लिखेंगे सही हो जाएगा। ओके, तो आज के समय पर जो है मुख्य चुनाव आयुक्त ये है। और सबसे जो पहले वाले थे ना भारत के, जब आजाद हुआ था उस टाइम पे, वो थे श्री सुकुमार सेन। ओके, और एक और चीज बताना चाहूंगा आपको मैं, भारतीय संविधान के अंदर निर्वाचन आयोग या फिर चुनाव आयोग के बारे में जो है अनुच्छेद नंबर 324 के अंदर वर्णन जो है किया गया। और एक और चीज बता दूं, भारत के संविधान के अंदर ना चुनाव आयोग वाला जो वर्ड है ना वो इस्तेमाल नहीं किया गया, अभी बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, चुनाव आयोग का जो वर्ड है वो भारत के संविधान के अंदर इस्तेमाल नहीं किया गया है। भारत के संविधान के अंदर जो है चुनाव आयोग की जगह निर्वाचन आयोग की जो है वर्ड, वो पर्टिकुलर निर्वाचन आयोग ही जो है यूज किया गया है। ठीक है, तो याद रखिए, कहीं आपसे ट्रिकी क्वेश्चन अगर बन जाए ना कि क्या भारतीय संविधान के अंदर चुनाव आयोग का वर्ड इस्तेमाल किया गया है, तो जी नहीं किया गया। याद रखिए, निर्वाचन आयोग जरूर इस्तेमाल किया गया है। निर्वाचन आयोग का क्या काम है, देखिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जरूर याद रखिएगा इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूंगा इनफैक्ट, ये तो बहुत ही जो होते हैं ना, एक नंबर के जो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, वो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं घुमाने वाले। तो देखिए जरा क्या है, जो जो है ना ये निर्वाचन आयोग, ये जो है स्थानीय स्तर के जो चुनाव होते हैं ना वो चुनाव नहीं कराती है। जी हाँ, सही सुना आपने। आपने सोच रहे होंगे निर्वाचन आयोग का काम ही होता है चुनाव कराना, बट हाँ अभी बता दूं, जो लोकल लेवल पे चुनाव होते हैं जैसे गांव के हो गए, जिले के हो गए, इनका चुनाव कराने का जो ठेका है ना, निर्वाचन आयोग ने नहीं ले रखा है। याद रख लीजिएगा, संविधान के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्य स्तर पर जो चुनाव आयुक्त होते हैं, ये चुनाव आयोग होता है, वही जो है स्थानीय निकायों के जो चुनाव करवाएगा। इंपॉर्टेंट बात थी, याद रखिएगा।
एक और चीज बताना चाहूंगा, जो आपको मैंने बताया ना कि चुनाव आयोग 3 सदस्यों से मिलकर के बनता है। एक्चुअली में इतिहास के अंदर देखा जाए तो ऐसा नहीं था। इतिहास के अंदर कभी ये 3 रहे हैं, तो कभी ये 1 हो गए हैं, कभी फिर 3 मेंबर्स हो गए प्रमुख, ऐसे ऐसे रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक देख लीजिए, 1989 तक जो है निर्वाचन आयोग एक सदस्य था, मतलब कि एक ही जो है इसका मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करता था, सिर्फ एक। बाकी के जो दो नॉर्मल मेंबर है ना, वो भी नहीं होते थे। ठीक है, 1989 के बाद में, 1989 तक, सॉरी, 1989 का जैसे चुनाव होता है ना, आम चुनाव के ठीक पहले ही निर्वाचन आयोग को बहु सदस्य जो है बना दिया जाता है, मतलब कि 3 सदस्यों वाला बना दिया जाता है। और एक और चीज बता दूं, जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है ना, फिर इसको जो है 1 सदस्य बना दिया जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि निर्वाचन आयोग को समय समय पर कभी कभी इसको 1 सदस्य बना दिया जाता है, तो कभी इसको बहुसदस्य बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन आपका आता है, जो सर्वाधिक क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है ना, उसका मतलब पता है ना आप लोगों को क्या? उसका मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति, प्रेजेंट टाइम में बता रहा हूँ, जो व्यक्ति 18 साल से प्लस होगा, मतलब 18 ईयर से जो प्लस में होगा, वो जो है वोट डालने का अधिकारी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूँ, जब भारत आजाद हुआ था, उस टाइम पे जो एज थी वो 21 थी। ये याद रखिएगा, मतलब कि भारत के अंदर जिसकी आयु 21 ईयर्स है, वही जो है वोट डाल सकता है इलेक्शंस के अंदर। लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया कि 18 प्लस, मैंने क्यों बोला 18 प्लस? इसलिए बोला क्योंकि 1989 में, ठीक है, 1989 में 61वें नंबर का संशोधन किया गया भारतीय संविधान के अंदर, और 21 से एज को घटा करके 18 कर दी गई। काफी इंपॉर्टेंट ये जो बता रहा संशोधन है, याद रखिएगा। 61वां संशोधन था, 1989 में हुआ था, जिसकी वजह से जो भारतीय संविधान में एज लिखी हुई थी ना, 21 एज होगी तभी आप वोट डाल सकते हैं, इस 21 एज को घटा करके 18 कर दिया गया। क्योंकि साइंटिफिकली बाद में प्रूवन हुआ कि 18 तक आते आते लोग जो है मैच्योर हो जाते, सोचने लग जाते हैं अपने दिमाग से। ओके, बच्चा दिमाग नहीं रहता 18 तक। अगर आपका है तो सुधार लीजिए, ठीक है। जस्ट जोक सब बात, चलिए आगे देखते हैं। पर हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद जरूर रखिएगा। 61वां संशोधन था, 1989 के अंदर हुआ था, 21 से 18 एज करने के लिए। आगे देखते हैं। अगला जो है, एक और चीज है, हाँ, निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण करना। निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण का क्या मतलब, वो देखिए यहाँ पर क्या लिखा मैंने। भारतीय संविधान द्वारा सभी वर्गों को संसद में समान प्रतिनिधित्व देने के प्रयास में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्याख्या को अपनाया गया। मतलब कि क्या, जो जो वनरेबल जो सोसाइटीज होती है ना, वनरेबल क्या बोलेंगे, सेक्शंस होते हैं, सामाजिक वर्ग होते हैं, उनको एक तरफ से आरक्षण देने के लिए जो है आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र घोषित किए जाते हैं। और वो कैसे होता है जरा देखिए। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट तो डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होना चाहिए जिसके लिए हमने जो सीट आरक्षित की हुई है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये है, और ये जो है पूरा दलित वालों का एरिया चलता है, ठीक है। अब इस दलित वाले एरिया के अंदर कोई ब्राह्मण व्यक्ति जो है कैंडिडेट के रूप में नहीं खड़ा हो सकता। यहाँ पर जो है एससी से ही खड़ा होगा तो होगा, और वही जीतेगा तो जीतेगा, ठीक है। इनफैक्ट मेरे गांव में भी एक इंसिडेंट हुआ था कि बहुत से लोग खड़े हुए थे, लेकिन एक लेडी थी, मतलब महिला भी थी, और वो एससी जो सर्टिफिकेट है वो भी होल्ड करती थी, जिसकी वजह से वो ऐसे ही मतलब जीत गई। सब पक्का था कि वही जीतेगी, और वो ही जीती भी, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर समुदाय होते हैं ना, वो समुदायों के लिए जो है वो क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है कि उस क्षेत्र से इस पर्टिकुलर समाज का ही जो है वर्ग का व्यक्ति ही चुन करके आना चाहिए, और कोई जो है नहीं चुन करके आ सकता है, ठीक है। स्वतंत्रता के पूर्व इस विषय पर बहस भी हुई थी, इस वाले मतलब निर्वाचन क्षेत्र वालों के ऊपर आरक्षण करने के लिए, और ब्रिटिश सरकार ने पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत भी की थी। पृथक निर्वाचन मंडल में भी यही होता है कि ये लिखा मैंने, इसका अर्थ यह था कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग को वोट डाल सकेंगे। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है जो निर्वाचन क्षेत्र आयोग ने किया है, सॉरी, आरक्षित जो क्षेत्र होते हैं ना, वहां पर भी जो है निर्वाचन आयोग ने कुछ ऐसा ही फंडा अपनाया। लेकिन पृथक निर्वाचन मंडल जो होता है, ये नेगेटिव एक देता है रिस्पॉन्स, और ये वाला हमारा थोड़ा पॉजिटिव में है। वो कैसे है पॉजिटिव में, आप समझ जाएंगे धीरे धीरे। और हाँ, एग्जाम के अंदर एक 1 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन जरूर आता है कि पृथक निर्वाचक मंडल क्या है, या इसका अर्थ क्या है। तो याद रखिएगा इसका क्या अर्थ है, ये लिखा भी हुआ मैंने। इसका यह अर्थ था कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग जो है वोट डाल सकेंगे। अगर आप हिंदू हैं तो अगर आप हिंदू हैं और आपका कैंडिडेट भी हिंदू है, तो आप हिंदू वाले को ही वोट डाल सकते हैं, मुस्लिम को नहीं डाल पाएंगे। यहाँ पर ये सिंपल सा कहने का मतलब कहा गया। और एक और चीज बता दूं, जो बताया ना मैंने, ये निर्वाचन आयोग ने जो है, मतलब चुनाव आयोग ने कुछ कुछ क्षेत्र को
आरक्षित जो है घोषित कर रखा है SC और ST वालों के लिए, वो देख लीजिए क्या है। लोकसभा की कितनी सीटें है? 543, हालांकि 2 प्लस में होती है, वो एंग्लो इंडियन की होती है, उसको नहीं गिन रहा मैं। 543 में से 84 जो सीटें है ना, वो अनुसूचित जाति मतलब कि SC वालों के लिए है, ठीक है। और जो 47 है ये ST वालों के लिए जो है घोषित कर रखी है, पूरे 543 में से। जी देखिए, हाँ आरक्षित किया गया। और हाँ, ये जो डिटेल बता रहा हूँ ना मैं आपको, 84 सीटें अनुसूचित जाति मतलब SC वालों के लिए किया गया, और 47 सीटें जो है, सॉरी गाइस, वो बच्चे बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे, इसलिए वीडियो को थोड़ा पॉज करना पड़ा। चलिए कोई नहीं, आगे देखते हैं। हाँ देखिए, मैं कहा था कि 543 सीटें बताई ना मैंने आपको लोकसभा की, वो कौन सी है? ये रही 543 है। इन 543 में से 84 सीटें जो है अनुसूचित जाति मतलब SC, और अनुसूचित जनजाति 47 सीटें ST वालों के लिए रखी गई है। ओके, अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हाँ, एक और चीज है कि कौन कौन से क्षेत्र जो है निर्वाचित क्षेत्र आरक्षित होंगे, ये कौन तय करता है? ये कैसे डिसाइड होगा? मतलब कौन सा जो क्षेत्र है उसे हमको जो है ST या ST वालों के लिए, SC या फिर ST वालों के लिए आरक्षित करना है, ये कैसे तय होगा? ये तय होता है एक आयोग के द्वारा। उसका आयोग का नाम है परिसीमन आयोग। याद रखिएगा, परिसीमन आयोग और पृथक निर्वाचक मंडल क्या होते हैं, इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन जो है आए हुए हैं एग्जाम्स के अंदर, प्लीज इसको याद रखिएगा। अब ये परिसीमन आयोग क्या होता है वो जरा देख लीजिए। राष्ट्रपति जो है परिसीमन आयोग का जो है गठन करता है। और हाँ, ये एक नंबर का स्टेटमेंट बनता है आपके ऊपर कि क्या प्रधानमंत्री परिसीमन आयोग का गठन करता है? कोई बच्चे हाँ बोलते थे, कोई बच्चे ना बोलते थे, और इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। यह चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करता है। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे ज्यादा होती है, उसे उनके लिए आरक्षित कर दिया जाता है। मैंने बताया था ना कि भारत के अंदर जहां जहां पर भी SC या फिर ST वालों की जनसंख्या ज्यादा होगी, उस क्षेत्र को जो है निर्वाचित क्षेत्र आरक्षित जो है घोषित कर दिया जाएगा। आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा कि यहाँ पर इस समुदाय के अलावा और कोई समुदाय नहीं खड़ा हो सकता। ओके, चलिए आपका नेक्स्ट चीज देखते हैं। आई थिंक वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी हो रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस वीडियो को बस यहीं तक रहने देता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर ना मैं आपको ये चुनाव आयोग चुनाव सुधार वाला और जो नेक्स्ट टॉपिक रहता है उसको भी कवर करवा दूंगा। और अभी जान लीजिए फिलहाल वो था क्या, देखते हैं। ये चीज थी, देखिए नोट्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि टेलीग्राम को आप प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैंने जो है सारी की सारी जो नोट्स है एक ही बार में अपलोड करा रखी है। और एक और चीज बता दूं, जिन जिन वीडियो को आप देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 3rd चैप्टर देखा, ये चुनावन प्रतिनिधि वाला, याद रखिए उससे पहले के भी चैप्टर मैंने बना रखे हैं ऑफकोर्स। अगर आपको वो देखने हैं तो आप वीडियो वाली लिस्ट में जाओगे तो वहां मिलेगा ही नहीं। तो जैसे होता है ना, होम लिखा रहता है यहाँ पर, होम लिखने के बाद यहाँ पर वीडियोस लिखा रहेगा, और यहाँ पर जो है प्लेलिस्ट लिखा रहेगा, ठीक है। इस प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिएगा। इस प्लेलिस्ट के अंदर देखिएगा बहुत सारे सेक्शंस खुलेंगे, और उसी के अंदर देखिएगा 2021-22 के अकॉर्डिंग जो है नया सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने बना रखी है वीडियोस 11th क्लास के लिए। तो आप उसको खोलिएगा, वहां पर देखिएगा सारी वीडियोस आपको लाइन वाइज सीरियल वाइज जो है मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और एक और चीज, इंस्टाग्राम को भी आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर जो काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं शेयर करते रहता हूँ, ठीक है। और टेलीग्राम के अंदर तो मैं ऑब्वियस है कि एक जो क्यूज वाला होता है ना, ABCD वाला, क्यूज के माध्यम से मैं आपको इन्फॉर्मेशन वहां पर भी देता रहता हूँ। ओके, तो प्लीज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।